जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, मैंने यहाँ दिए गए बहुत से भाषणों को ध्यान से और आदरपूर्वक सुना है और कभी-कभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ है मानो मुझे शीत युद्ध की बर्फीली हवा के थपेड़े लग रहे हों। गर्म देश से आए होने के कारण इन ठंडे झोंकों से मैं कभी-कभी कांप उठा हूँ। यहाँ महासभा कक्ष में बोलते हुए मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई है। मैं 1938 की गर्मियों में जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस की एक बैठक में दर्शक था। हिटलर आगे बढ़ रहा था और युद्ध की धमकियां दे रहा था। यूरोप के अनेक भागों में लामबंदी हो रही थी और सशस्त्र सिपाहियों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। फिर भी लीग ऑफ नेशंस इस सब से बेखबर हर प्रकार के विषय पर विचार विमर्श कर रही थी, सिवाय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। एक वर्ष बाद संसार में पूरे जोर शोर और विनाश के साथ युद्ध शुरू हो गया। कई वर्षों के नरसंहार के बाद युद्ध समाप्त हुआ और हिरोशिमा तथा नागासाकी के भयानक अनुभव से एक नए युग, परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। इस विभीषिका की याद ताजा ही थी कि मनुष्यों ने शांति के बारे में सोचा और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उच्च आदर्शों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, जो इसके चार्टर में शामिल है। लेकिन युद्ध के बाद संसार की जो स्थिति थी, उसकी अनुभूति भी हुई। इसलिए कुछ विरोधी प्रवृत्तियों को संतुलित करने के लिए संगठन के ढांचे में व्यवस्था की गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे और बड़ी ताकतों के बीच सर्वसम्मति की व्यवस्था की गई थी। यह सब बहुत तर्कसंगत नहीं था, लेकिन इससे संसार की कुछ वास्तविकताएं प्रकट होती थीं, जिसके कारण हमने उन्हें स्वीकार किया। उस समय एशिया और अफ्रीका के बड़े भागों को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था और वे औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तब से दुनिया में उपनिवेश तेजी से कम होते रहे हैं और हम यहाँ अफ्रीका के कई देशों का स्वागत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः बढ़ी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अब भी यह पूरी तरह
प्रतिनिधि संस्था नहीं बनी है। अभी भी संसार के कुछ भागों में उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं। महोदय, इन पिछले 15 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और कुछ कार्यकलापों के कारण प्रायः इसकी आलोचना की गई है। इन आलोचनाओं का कुछ औचित्य भी है, लेकिन मोटे तौर पर देखने से मैं सोचता हूँ कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र ने अपने अस्तित्व को पर्याप्त रूप से उचित सिद्ध किया है और बार बार संकटों को युद्ध में बदलने से रोका है। इसने महान भूमिका निभाई है और अब संयुक्त राष्ट्र के बिना इस संकटग्रस्त विश्व के बारे में सोचना थोड़ा कठिन है। यदि संयुक्त राष्ट्र में कुछ कमियां थीं, तो वे विश्व की परिस्थितियों में थी जिन्हें इसने उजागर किया। यदि आज संयुक्त राष्ट्र ना होता तो हमारी पहल उस जैसी कोई संस्था बनाना होता। इसलिए मैं कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा करना चाहूँगा, भले ही समय समय पर इसके किसी काम की मैंने आलोचना की हो। जब संयुक्त राष्ट्र शुरू हुआ तो इसकी संरचना यूरोप और अमेरिका के पक्ष में थी। हमें वह एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए उचित नहीं लगी, लेकिन हमने परिस्थिति की कठिनाइयों को समझा और किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए जोर नहीं डाला। संयुक्त राष्ट्र के विकास से और अनेक देशों के इसमें शामिल होने से आज इसकी संरचना और भी असंतुलित हो गई है। फिर भी हम सहमति से और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे किसी परिवर्तन के लिए जोर नहीं देना चाहते जिससे चार्टर में तुरंत संशोधन की आवश्यकताएं हों और विवाद उठ खड़ा हो। दुर्भाग्य से हम ऐसे खंडित संसार में रह रहे हैं जो लगातार संयुक्त राष्ट्र की मूल मान्यताओं के विरुद्ध पनप रहा है। हमें इसे सहन करना है और राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग की धारणा की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। इस सहयोग का मतलब एक देश द्वारा दूसरे देश को अधीन करना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम दूसरे देशों को बलपूर्वक मनवाने या साथ देने के लिए मजबूर करना भी नहीं है। प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों से आदान प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ होता है। जैसे ही किसी देश पर दबाव डाला जाता है, न केवल उसकी स्वतंत्रता
नष्ट होती है, बल्कि इसके विकास को भी हानि पहुंचती है। संसार में बहुत विविधता है और अच्छा है। स्टॉप।